जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, शैडो को एक नई स्किल मिल गई है जो उसको गेम के बाहर रियलिटी से भी पूरी तरह से गायब कर सकती है। तो उसने तुरंत ही उस स्किल को अपग्रेड कर लिया था और उसने अपनी बाकी भी बहुत सारी स्किल्स को अपग्रेड किया था। उसकी गिफ्ट ऑफ ग्लोरी अब लेजेंडरी से मिथिकल टियर पे पहुंच गई है और वो ऐसे ही मॉन्स्टर्स को मार के लेवल अप करते हुए लाइफ स्पैम कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो अपने माउंट को रियलिटी में ला सके। पर क्वेंफेंग जब ऐसे ही घूम रहा था तो उसे सामने दिखता है एक स्टील सेंट नाम का बॉस जिसे बाहर निकाला था उसकी पिछली जिंदगी के मॉर्टल एनिमी ने। तो क्वेंफेंग डिसाइड करता है कि वो इस बॉस को खुद ही मारेगा। तो सबसे पहले तो अपने सारे दुश्मनों को निपटाता है जिनके अंदर उसकी बहन भी थी, जो मरने के बाद शैडो को ही उसे टारगेट करने के लिए गालियां देती है। पर शैडो तो इससे बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब कुछ ये डिजर्व करती है। अब वो अपना टारगेट बदलते हुए इस बॉस पे हमला करना शुरू करता है, जहाँ वो कुछ ही हमलों में इसकी आधी हेल्थ कर देता है। पर अब ये बॉस अपने सेकंड फेज में जाने वाला है जहाँ वो अपने ऊपर हुए हमलों को अपने हमलावर के ऊपर ही रिफ्लेक्ट कर सकता है। चैप्टर नंबर 34 की शुरुआत होती है। हमें सबसे पहले एक छत के ऊपर एक टीम को दिखाते हैं। इस टीम का एक वॉरियर बंदा कहता है ये डार्क कलर में जो बंदा है ये कितना ज्यादा रूथलेस है, बस एक ही स्किल में इस बॉस की इतनी हेल्थ खत्म कर दी कि ये सेकंड स्टेज में पहुंच गया। क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि ये करने वाला शैडो ही था? आखिर ये एक प्लेटिनम टियर का बॉस है। तो कोई और कहता है कि मैं इसे शुरुआत से लेके अंत तक देखता आ रहा हूँ। इस बॉस को नाइट टेम्पलर्स यानी नाइट सेंचुरीज गिल्ड ने समन किया था, पर शैडो अचानक से कहीं से आता है और नाइट सेंचुरीज गिल्ड को पूरी तरह से खत्म कर देता है। ये शैडो बहुत ही ज्यादा कठोर होने के साथ साथ बहुत ताकतवर भी है। उन सबको मारने के बाद ये इस बॉस के ऊपर एक ही हमला करता है, उसी में इस बॉस की आधी हेल्थ खत्म हो जाती है। और सामने स्टील सेंट अब भी अपनी सेकंड स्टेज में ट्रांसफॉर्म हो रहा था। वो लोग अब भी फालतू की बकवास किए जा रहे थे, पर एमसी भी इन लोगों को नोटिस कर चुका था, लेकिन वो इन लोगों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि वो इस बॉस के ऊपर अपना पूरा फोकस जमा के बैठा था। और वो मन ही मन सोचता है कि भले ही ये स्टील सेंट अपनी सेकंड स्टेज में अपने ऊपर हुए हमले को अपने हमलावर के ऊपर रिफ्लेक्ट कर सकता है, पर उसके बावजूद इसकी सेकंड स्टेज में भी स्टील सेंट के पास एक कमजोरी है। जब ये खुद हमला करता है तो इसकी डैमेज रिफ्लेक्शन स्किल टेम्परेरीली डीएक्टिवेट हो जाती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो तुम्हें तभी अटैक करना है जब ये खुद तुम्हारे ऊपर अटैक करे, इससे तुम इसके काउंटर अटैक को अवॉइड कर सकते हो। हाँ, पर मेरी इंस्टेंट शैडो स्लैश, स्लिट थ्रोट, प्लेग ब्लेड, पॉइजन फीड ये सारी की सारी स्किल कंटिन्यूअस डैमेज देने वाली स्किल्स हैं। अगर मैं अपनी इन स्किल्स का इस्तेमाल करूँ तो डेफिनेटली मेरा डैमेज वापस से मेरे ही ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मेरी अभी के डेवलपमेंट के हिसाब से मेरी हर स्किल 1000 से भी ज्यादा का डैमेज करती है। अगर कोई एक भी स्किल वापस से मेरे ऊपर ही रिफ्लेक्ट हो गई तो उल्टा मैं अपनी स्किल से इंस्टेंटली मारा जाऊंगा। और साथ ही साथ बगल की छत पे से एक प्लेयर्स का ग्रुप मेरे ऊपर बहुत समय से नजर रखे हुए है। हो सकता है कि मैं इन लोगों का इस्तेमाल कर पाऊं। फिर हमें इस टीम को दिखाते हैं जहाँ इनके पीछे से एक भारी आवाज सुनाई देती है, सभी लोग मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे देखने दो आखिर यहाँ चल क्या रहा है। ये आवाज सुन के तो ये तीनों भी कंफ्यूजन में पीछे मुड़ के देखते हैं। एकदम से सामने खड़े चेहरे को देख के ये सभी खुशी के मारे चिल्लाते हैं, बॉस अनकॉन। और इस बंदे का रियल गेम में नाम है सेफ्टी फर्स्ट। फिर इसकी पूरी टीम अब तक जो कुछ भी है वो सब कुछ डिटेल में इसे बता देती है और उसके बाद ये वॉरियर जैसा दिखने वाला बंदा कहता है हम इसे बहुत ही लंबे समय से ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस बॉस मॉन्स्टर के पास ज्यादा कुछ नई स्किल्स नहीं है और हमने इसकी सारी स्किल्स को याद भी कर लिया है। ग्रीन बालों वाली लड़की हंसते हुए कहती है, हाँ, पर इस बॉस ने अपनी आधी हेल्थ खोने के बाद एकदम से हिलना डुलना बंद ही कर दिया और इसकी बॉडी भी थोड़ी बहुत बदल गई है, तो हो सकता है कि इसके पास अब कुछ नई स्किल्स आ गई हो। तो अनकॉन कहता है, हाँ ठीक है, तो अभी जो इस बॉस से फाइट कर रहा था क्या वो शैडो था? तो ग्रीन बालों वाली लड़की कहती है, हाँ, जैसे ही ये बॉस अपनी सेकंड स्टेज में गया वैसे ही शैडो पूरी तरह से गायब ही हो गया। ये सुन के अनकॉन गुस्से में अपने दांत पीसने लग जाता है और वो सामने देखते हुए कहता है, लिटिल रैबिट अपनी रेड आईज को एक्टिवेट करो और देखो क्या सामने शैडो है। तो ग्रीन वालों वाली लड़की हाँ कर देती है, इसका मतलब कि इसका नाम ही लिटिल रैबिट है। फिर ये लड़की अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है जिससे इसके वॉन्ड के अंदर से बहुत सारी ग्रीन कलर की अलग अलग शेप्स में लाइट निकलने लग जाती है और इन्हीं शेप्स के अंदर से निकलता है एक बहुत ही खतरनाक दिखने वाला रैबिट। ये ब्लैक एंड व्हाइट रैबिट एक ऊंची बिल्डिंग से ही छलांग लगा देता है और सीधा इस बॉस के सामने आके अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आसपास स्कैन करने लगता है। स्कैनिंग के टाइम पे इसकी मास्टर की आंखें भी ग्रीन ग्लो कर रही थी और ये लड़की कहती है, मैंने आसपास देखा, हमें आसपास शैडो नजर नहीं आ रहा है, तो जरूर वो यहाँ से चला गया है। जो सुन के सेफ्टी फर्स्ट कहता है, तुम अपनी लेवल 3 की एंटी इनविजिबिलिटी से भी उसको देख नहीं पा रही हो, इसका मतलब कि वो पक्का यहाँ से चला गया है। मैं तो ये मान ही नहीं सकता कि उसके पास लेवल 4 की इनविजिबिलिटी होगी। फिर वो अचानक से यहाँ से जोरदार छलांग मारता है। इसकी दोस्त तो बस देखती रह जाती है, पर सेफ्टी फर्स्ट तो पहली बिल्डिंग से छलांग लगा चुका था और वो आराम से नीचे उतरते हुए चिल्लाता हुआ जाता है, लिटिल
रैबिट, आसपास और भी ज्यादा ध्यान दो। अगर तुम्हें शैडो कहीं पर भी दिखाई दे तो प्लीज मुझे तुरंत अलर्ट करना। उसके बाकी टीममेट इसका नाम ही पुकारते रह जाते हैं, पर लिटिल रैबिट इस पे पूरा भरोसा करती थी तो इसके लिए हाँ कर देती है। अभी छलांग मार के सीधा स्टील सैंड के पीछे आ चुका है और सामने वाली छत पे भी दो लोग ये सब देख रहे थे। ये दोनों बात करने लगते हैं, डैम, क्या ये बंदा प्लेटिनम बॉस से अकेले फाइट करना चाहता है? दूसरा कहता है, एक मिनट, मैंने इस बंदे को कहीं तो देखा है। हाँ, जब ये बंदा इनिशियल टाउन में था तब इसने एक गोल्ड लेवल के बॉस को मारा था, वो भी बिना कोई डैमेज खाए। तो दूसरा कहता है, ओ डैम, तो ये तो अपने बॉस सेफ्टी फर्स्ट निकले। फिर इधर ये बंदा अपनी दोनों तलवारें निकाल के बढ़िया एक मुस्कुराहट के साथ अपनी स्किल्स को एक्टिवेट करने लगता है। पीछे से वो दोनों अब भी कमेंट्री कर रहे थे कि मैंने सुना है कि इस बंदे के पास सोल वॉरियर नाम का प्रोफेशन है। ये जब भी जमीन पर रोल मार रहा होता है तो इसके पास 100% डॉच इफेक्ट होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि पहले ये बंदा वर्ल्ड का टॉप सोल गेम एंकर था और इसके ऑपरेशन रिस्पॉन्स, रिएक्शन स्पीड, रिफ्लेक्सेस सब टॉप नॉच हैं। इधर ये स्टील सैंड भी पीछे मुड़ती है, तब इसको नोटिस कर लेती है और एकदम से एक बहुत ही डरावनी चीख लगाती है। फिर तुरंत अपने सारे डार्कनेस वाले हाथों को निकाल के अपनी एक्स जैसे एंकर को इसी की तरफ लॉन्च कर देती है। सेफ्टी फर्स्ट भी पहले से ही तैयार था तो आराम से अपनी फुर्ती दिखाते हुए इसको डॉच कर जाता है, पर इसको भी पता था कि बस डॉच करना ही काफी नहीं होगा, इसीलिए वो अपने 100% डॉच रेट का फायदा उठाते हुए गुलाटियां मार के इससे दूर जाने लगता है। पर स्टील सैंड की नजरों में अब भी ये उड़ते हुए कॉकरोच से ज्यादा कुछ नहीं था, इसीलिए वो अपना डार्कनेस से बना हुआ हड्डियों वाला हाथ इसकी तरफ भेज देती है। पर अब भी सेफ्टी फर्स्ट अपनी सेफ्टी पे ही ध्यान देता है और वो बिना कोई हमला किए अब भी गुलाटियां मारते हुए सारे हमलों को डॉच करने पे ही फोकस कर रहा था। पर स्टील सैंड के पास भी हाथों की कमी नहीं थी, उसने एक हाथ को डॉच किया ही था, तभी उसके सामने दो और आ जाते हैं जिन्हें भी वो बड़ी मुश्किल से गुलाटियां मारते हुए डॉच कर ही लेता है। सामने की छत से इसकी पूरी टीम भी खुशी से इसके लिए चेयर अप कर रही थी। ये लोग चिल्ला रहे थे कि बॉस तो कितने ऑसम है, ऐसे मोमेंट पर वो कितने शांत हैं, वो हमला करने के लिए ज्यादा लालच भी नहीं कर रहे हैं, ये तो कितना कूल है। सामने की छत पे भी दो लोग खड़े खड़े इस फाइट की कैलकुलेशन कर रहे थे। ये जुल्फी बाल और टेढ़ी मेढ़ी चालों वाला व्यक्ति कहता है, ये सेफ्टी फर्स्ट तो सच में अमेजिंग है, ये स्टील सैंड जितनी भी बार हमला कर रहा है ये हर बार उसे डॉच कर पा रहा है। तो बगल में खड़ा एक कलुआ अपनी कैलकुलेशन लगाते हुए एक सवाल लेके आता है, पर जब भी ये बंदा रोल करता है तो इस बॉस की हेल्थ ड्रॉप कैसे हो रही है? तो गुफी जुल्फों वाला कहता है, हाँ ये तो सच में वियर्ड है, मैंने भी देखा है कि इस बॉस के ऊपर बहुत सी लाइट्स फ्लैश हो रही हैं। क्या सच में ये सोल वॉरियर इतना ज्यादा ठरकी है कि ये रोल मारते हुए हमला भी किया जा रहा है? इधर ये लिटिल रैबिट बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए चिल्लाती है कि परफेक्ट डॉच तो बस इनके लिए एक बेसिक काम है। आनक्वेन तेगी के बारे में सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है उनका अटैक। इधर ये स्टील सैंड अपने सारे हमले इसके ऊपर किए ही जा रहा है, पर ये सेफ्टी फर्स्ट आराम से रोल करके सारे हमलों को डॉच कर पा रहा है। जिसपे ये लड़की कमेंट करती है कि जैसे ही आनक्वेन इस बॉस के हमले पर रोल करते हुए डॉच को ट्रिगर कर लेगा, वैसे ही आनक्वेन का अगला हमला उसके दुश्मन पे उसके 50% डिफेंस को इग्नोर कर पाएगा। और ये सब कुछ ये लड़की अपनी चीकू जैसी शकल और चीकी स्माइल के साथ कह रही थी, जैसे इसको इस बंदे के ऊपर पूरा भरोसा हो। तो अब फैसले के समय आ चुका है, क्योंकि आनक्वेन भी अपनी तलवार लेके अपना पहला हमला करने के लिए तैयार है। वो अपनी स्किल्स को एक्टिवेट करते हुए चिल्लाता है, अब ये ले। ये देख के पीछे खड़े इनके टीममेट्स चिल्लाते हैं, वाओ कितने बढ़िया स्पेशल इफेक्ट है। वो लड़की कहती है कि मुझे लगता है कि इस हमले से जरूर इस बॉस के ऊपर 4 डिजिट का डैमेज तो पड़ेगा ही। अब ये बंदा अपनी साइको स्माइल लेके सीधे स्टील सैंड के ऊपर ही धावा बोल देता है। वो इतनी रफ्तार से जाता है कि स्टील सैंड को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिलता और अगले ही पल इसके ऊपर बहुत सारे स्लेसेस पड़ने लग जाते हैं। इसकी हेल्थ फ्लिकर करने लगती है। वो बंदा तो हमला करके बढ़िया निंजा वाले स्टैंस में आ गया था और हमें इस मूव का नाम पता चलता है, डांसिंग अंडर द मून पासिंग थ्रू द गैप ऑफ नाइफ ब्लेड। आहा क्या तो नाम है, पक्का किसी ने 64 पैक चढ़ा के रखा होगा। तभी इस स्किल का एक और इफेक्ट एक्टिवेट होता है, ऑपरेशन नाइफ टिप ब्लड, जिससे आनक्वेन ने जितनी भी स्ट्रेंथ जमा की थी वो सारी की सारी एक साथ ही इसके ऊपर लगती है। इसके ऊपर बहुत ही खतरनाक हमला होता है जिससे इस बॉस की हेल्थ और भी ज्यादा लुप जुप करने लगती है। मानो या ना मानो ये मूव उतनी भी ज्यादा बुरी नहीं थी और ये देख के यहाँ पर पीछे इनकी पूरी टीम चीयर अप करने लग जाती है। सभी लोग चिल्लाने लग जाते हैं, देखो हमें पता भी नहीं चला और उस बॉस के पास बस अपनी 1/3 ही हेल्थ बची है। और तभी ये बंदा अपना एक और हमला करता है, मून शैडो इन द गैप, और वो इतने खतरनाक स्लाइसेस मारते हुए इसके आगे निकल जाता है और वो कहता है हेल्थ इज वेल्थ। इसे पूरा भरोसा था कि इस हमले से वो बॉस मारा जाएगा, इसीलिए वो बढ़िया एक स्माइल के साथ सबके सामने टसन झाड़ रहा था। पर अगले ही पल बैम, सारे के सारे अटैक्स इसी के ऊपर रिटर्न हो जाते हैं। एक ही हमले में इसकी सारी की सारी हेल्थ खत्म हो जाती है और एक ही सेकंड में इसका खेल खत्म हो जाता है। सभी लोग ये देख के बहुत ही ज्यादा हैरान थे, सबसे ज्यादा उसकी टीम। ये देख के तो उनको भरोसा ही नहीं हो रहा, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, उनका मुंह इतना खुल चुका था कि उसमें एक हाथी घुस जाए। कंफ्यूजन में अपने सिक्योरिटी ब्रदर को आवाज लगाते हैं, पर मरे हुए लोग जवाब नहीं देते तो आपस में ही बात करने लग जाते हैं कि आखिर सिक्योरिटी ब्रदर क्यों मारे गए, उन्होंने तो साफ साफ सारे हमलों को डॉच किया ही था। हाँ, और उनकी सारी की सारी स्किल्स बॉस को साफ साफ हिट हुई थी, पर
पर बॉस की तो बिल्कुल भी हेल्थ ही नहीं गई, पर बॉस की हेल्थ तो साफ साफ कितनी ज्यादा कम हो गई है, ये कैसे हुआ? हमें इसका रीजन पता चलता है, ये अपने एमसी का काम है जो स्टेल्थ में छुपे छुपे इस बॉस की डिस्ट्रैक्शन को फायदा उठा के आराम से इस बॉस पे हमले किए जा रहा था। अब क्विंग फेंग अपने स्टेल्थ मोड में सेफ्टी फर्स्ट की लूट की तरफ ही आगे बढ़ने लगता है और उसी की तरफ देखते हुए मनी मन सोचता है इस सेफ्टी फर्स्ट का शुक्रिया जो इसने कॉन्स्टेंटली उस बॉस को डिस्ट्रैक्ट करते हुए अपनी सारी चालों को चलने के लिए मजबूर कर दिया, वरना अगर ये बंदा यहाँ आके इसको डिस्ट्रैक्ट ना करता तो बॉस तो अब भी स्टैच्यू की तरह ही खड़ा रहता। जहाँ ये बॉस इस बंदे के ऊपर हमले किए जा रहा था उस मोमेंट पे मैं इसके ऊपर बार बार अटैक किया जा रहा था, जिसकी वजह से अब इसके पास बस 1/3 ही हेल्थ बची है। वो स्टील सेंट अपनी जीत की खुशी में अपने एक्स को उठा के डरावनी हंसी हंसने लगता है, पर क्विंग फेंग इसे इग्नोर करते हुए पीछे पड़ी इतनी सारी चमचमाती लूट की तरफ देखते हुए मनी मन सोचता है कि ये सोल टाइप वॉरियर की ऑपरेशनल स्पीड सच में बहुत अच्छी थी और इसके रिफ्लेक्सेस के साथ साथ इसका डैमेज भी बहुत हाई था, इसीलिए इसने अपने ही हमलों से खुद को ही मार लिया। पर इसके प्रोफेशन के फंक्शन के साथ ये कभी भी स्टील सेंट को तो नहीं मार सकता। जब बॉस हमला करेगा तब इसको रोल करके डॉज करना पड़ेगा और जब ये हमला करने जाएगा तब तो बॉस का रिफ्लेक्शन डैमेज इसे मार देगा। ये तो किसी श्राप की तरह है। तभी एमसी स्टील सेंट को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि स्टील सेंट अपनी सेंचुरी की तरफ ही देख रही थी और अगले ही पल ये अपनी सेंचुरी की तरफ ही आगे बढ़ने लगती है, जो देख के क्विंग फेंग मनी मन सोचता है नहीं ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब चूंकि बॉस की हेल्थ बहुत ज्यादा कम हो चुकी है इसीलिए वो अपनी चर्च सेंचुरी में वापस जाना चाहती है। अगर मैंने इसे ऐसे ही जाने दिया तो ये दोबारा अपनी फुल हेल्थ करके वापस आएगी, इससे तो हमारी सारी की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। फिर वो दोबारा उन छत पे खड़े लोगों की तरफ देखता है जहाँ वो उनको देखते हुए सोचता है कि इनके सोल वॉरियर की मौत ने इन लोगों को बहुत ज्यादा डरा दिया है, तो अब मुझे नहीं लगता कि ये दोबारा हमला करने आएंगे। पर अगर ये बॉस किसी पे हमला नहीं करेगा तो इसका अटैक रिफ्लेक्शन इफेक्ट भी गायब नहीं होगा, तो अब मैं बस एक मुश्किल टेक्निक ही यूज कर सकता हूँ। अब क्विंग फेंग अपने स्टेल्थ मोड को डीएक्टिवेट करके सीधा स्टील सेंट के सामने आ खड़ा है और वो मनी मन सोच रहा है कि नहीं हम इसको वापस से अपने शेल्टर में नहीं जाने दे सकते। तो अब सामने एक दुश्मन को देख के स्टील सेंट भी लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाता है, वो भी एक डरावनी हंसी हंसने लगता है और सामने से शैडो को बाहर निकलते देख इनकी ऑडियंस कंफ्यूजन में चिल्लाने लग जाती है, अरे देखो ये तो शैडो है, क्या ऐसा हो सकता है कि इस बॉस के ऊपर जो अभी लाइट फ्लैशेस चमक रहे थे क्या वो हमले इसी ने किए थे? तो अभी तक सीक्रेटली हमला करके शैडो इसकी हेल्थ कम किए जा रहा था, ये तो कितना डरावना है। लूफी कहता है कि मुझे तो लगा था कि सेफ्टी फर्स्ट यहाँ का बॉस है पर वो तो एक जोकर निकला है, यहाँ तो असली बॉस शैडो है। पर शैडो को यहाँ देख लिटिल रैबिट सबसे ज्यादा हैरान थी, वो कहती है क्या ये शैडो है, ये कैसे ही पॉसिबल है, मेरी लेवल 3 की एंटी स्टेल्थ इसे डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाई? क्या ऐसा हो सकता है कि शैडो के पास पहले से ही लेवल 4 या उससे ऊपर की स्टेल्थ लेवल है? और पास ही की छत पे हमें एक और बंदे को दिखाते हैं जो आनक्वान की लूट को देख के लार टपकाते हुए कहता है, ओ सोल वॉरियर ने तो मरने के बाद कितना कुछ ड्रॉप किया है और वो शैडो तो अब भी बैटल फील्ड पे फाइट कर रहा है, मुझे कोई ना कोई जरिया ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं ये लूट अपने लिए हासिल कर सकूं। इधर क्विंग फेंग स्टील सेंट का सामना करने से पहले अपने ऊपर ब्लैक लाइट शील्ड चढ़ाने लगता है और पलक झपकते ही उसके ऊपर पूरी 10 लेयर्स चढ़ जाती हैं। हर लेयर एक हमले को ब्लॉक कर सकता है और अब ये स्टील सेंट भी एमसी पे हमला करने के लिए एकदम तैयार है। वो अपने एक्स को उठा के इसके ऊपर हमला करने के पोस्चर में आ जाती है और जब वो ब्लेड क्विंग फेंग के बिल्कुल करीब आ चुकी थी तो एमसी मनी मन सोचता है हाँ अभी समय है और वो एकदम से अपने इंस्टेंट शैडो स्लैश को लेकर सीधा स्टील सेंट के ऊपर हमला कर देता है। फिर इसके ऊपर कई सारे कट्स मार के आगे निकल जाता है और वो जब नीचे उतरता है तो उसे पता चलता है कि उसकी 10 लेयर्स में से बस ब्लैक लाइट शील्ड की 7 लेयर्स ही बची हैं। ये देख के क्विंग फेंग मनी मन सोचता है कि मेरे इंस्टेंट शैडो स्लैश की 9 स्ट्राइक्स में से आखिरी की 3 उस बॉस के ऊपर तब लगी जब उसका अटैक रिफ्लेक्शन इफेक्ट एक्टिवेटेड था। अगर इन 3 स्ट्राइक्स को ब्लॉक करने के लिए मेरे पास ये ब्लैक लाइट शील्ड ना होती तो मैं तो ऑलरेडी मर चुका था। पर अपनी हेल्थ को इतना कम होते देख स्टील सेंट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो एक जोरदार चीख के साथ अपनी ऑरा की डेंसिटी को और भी ज्यादा इंटेंस कर देता है। उसकी डार्क पावर अब कंडेंस होकर फॉर्म में बदलने लगती है। उसके हाथ अब और भी ज्यादा शार्प और कठोर हो चुके थे और उसकी डार्क पावर जो बाहर फैल रही थी वो फायर का रूप ले लेती है। ये फायर फैलते फैलते पलक झपकते ही शैडो तक भी पहुंच जाती है। शैडो इंस्टेंटली इसे डॉज करने की कोशिश करता है पर इतने में ही उसकी सारी की सारी शील्ड्स टूट जाती हैं। ये देख के वो तुरंत समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल फायर नहीं है, इस फायर डैमेज की फ्रीक्वेंसी कुछ ज्यादा ही हाई है। यहाँ मेरे पास पूरा 80% डॉच रेट है, उसके बावजूद इसने इंस्टेंटली मेरी ब्लैक लाइट शील्ड की 7 लेयर्स को तोड़ दिया। अगर मैं यहाँ आधा सेकंड भी स्लो होता तो मैं यहाँ इंस्टेंटली मारा जाता। पर पीछे की छत वाले उस लालची बंदर को ये एक असली मौका दिखाई देता है, इसीलिए वो आनक्वांग की लूट की तरफ ही आगे बढ़ने लगता है। वो आस्ते आस्ते सोचता है कि शैडो तो कितना बिजी है, मैं आराम से सारी लूट उठा लूंगा। वो जैसे ही उस लूट की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है वैसे ही एक पॉइजन डैगर उड़ता हुआ आता है जो सीधे ही उसके माथे में घुस जाता है और उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि आखिर शैडो तो इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड था, उसने मुझे कैसे नोटिस किया। अगले ही पल उसके सर का फव्वारा बन जाता है और एमसी पीछे से चिल्लाता है,
तुम मेरी लूट को नहीं चुरा सकते। फिर वो जाके इन दोनों की लूट को कलेक्ट करता है। सेफ्टी फर्स्ट से उसे 612 डेज की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम मिलती है और 67 ईयर्स की नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैम। और क्विंग फेंग इस नए चोर के ऊपर अपने फ्लावर कर्स का भी इस्तेमाल कर लेता है। इस चोर का नाम था क्लीन हैंड्स एंड फीट और इसके अंदर से एमसी को 355 डेज की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम और 20 ईयर्स की नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैम मिलती है। ये लूट ऑब्जर्व करने के बाद क्विंग फेंग सोचता है ये सेफ्टी फर्स्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग बंदा लगता है, तो इसके ऊपर मैं अपने ब्लॉसमिंग कर्स का इस्तेमाल नहीं करूंगा। पर इस लूट को देख के लगता है कि इसने बहुत लंबी जिंदगी जी है। ऐसा लगता है कि ये शुरुआत से लेके अब तक मरा ही ना हो। पीछे से अब स्टील सेंट की बॉडी इनहेंस हो चुकी थी, उसकी पूरी मेटेलिक बॉडी साइन मार रही थी। वो अपने हाथों से अब क्विंग फेंग की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। ये देख के शैडो सोचता है कि मैं बस अपनी ब्लैक लाइट शील्ड्स और अपनी ऑर्डिनरी शैडो स्लेसेस का इस्तेमाल करके इसकी हेल्थ को धीरे धीरे ही कम कर सकता हूँ। और ये स्टील सेंट इनहेंसमेंट के बाद तो कुछ ज्यादा ही डेडली लग रहा है। वो अपने सारे डार्क हैंड्स को इधर उधर फेंकने लगता है, पर शैडो अपने घोस्ट ब्लर के थ्रू इसको डॉच कर रहा था। और वो मनी मन सोचता है भले ये बहुत ज्यादा स्लो है पर पहले के कंपैरिजन में ये सेफ तो है। फिर यही सिलसिला थोड़ी देर तक कंटिन्यू रहता है। वो बॉस अपने हमले करता है, आगों को चारों तरफ फैलाने लगता है, पर अपना एमसी घोस्ट ब्लर, ब्लैक लाइट सील और इंस्टेंट शैडो स्लैश के साथ इसको डैमेज दिया जा रहा था। ये देख के पीछे खड़े लोग कहते हैं ओ माय गॉड, ये शैडो तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, ये कैसे इस तरीके से मूव कर रहा है, उसके हर अटैक को डॉच कर रहा है। दूसरा कहता है कि ये फाइट देख के तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मुझे पहले थोड़ा शक था कि ये शैडो हर बॉस का फर्स्ट किल कैसे करता है, पर ये मूवमेंट देख के तो मैं भी मान गया। और इधर शैडो अपना फाइनल अटैक करने के लिए तैयार है। वो अपने इंस्टेंट शैडो स्लैशेस को तैयार करता है और ब्लैक लाइट शील्ड के साथ इसके ऊपर रश कर देता है। और इसके इस हमले से वो स्टील सेंट कई सारे टुकड़ों में बढ़ जाता है। उसकी हेल्थ पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, पर क्विंग फेंग भी इससे बाल बाल बचा था क्योंकि उसकी सारी की सारी ब्लैक लाइट शील्ड इससे टूट चुकी थी। पर अंत में उसकी जान तो बची गई। फिर उसके पास 2 नोटिफिकेशंस आती हैं जिनमें लिखा था तुमने एक प्लेटिनम बॉस स्टील सेंट को मारा है, तुम्हें 48,000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं और 120 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले हैं। दूसरी नोटिफिकेशन में इसे कांग्रेचुलेट किया जाता है चर्च सेंचुरी की चाबी पाने के लिए। मतलब क्विंग फेंग अब चर्च सेंचुरी का भी मास्टर बन चुका है। और दूसरी तरफ इसकी ऑडियंस को अब भी भरोसा ही नहीं हो रहा होता। वो लोग हैरानी से चिल्ला रहे होते हैं सच में अकेले प्लेटिनम बॉस, तो ये है रैंक नंबर 1 शैडो। इधर क्विंग फेंग फोकस करता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज पे, प्लेटिनम बॉस की लूट पे। वो इसके ऊपर अपनी ग्रेडी हैंड का इस्तेमाल करता है। एक नोटिफिकेशन आती है। वैसे तो एमसी को इसमें से बहुत सारी चीजें मिली हैं, पर एमसी एक पर्टिकुलर गियर के बारे में देख रहा था। यह गिफ्ट ऑफ ब्लैक फ्लेम बोन पियर्सिंग लेदर आर्मर, जो कि जेट टियर का असेसन इक्विपमेंट है। इससे फिजिकल डिफेंस 95 से, सारी एलिमेंटल रेसिस्टेंस 120 से, डैमेज रेसिस्टेंस 77 से और कॉन्स्टिट्यूशन भी 77 से इंक्रीज होता है। और इसमें लेवल 13 की लेवल रिक्वायरमेंट है। ये देख एमसी बहुत ज्यादा खुश हो आता है और वो कहता है ये एमरल्ड टियर का इक्विपमेंट तो अमेजिंग है, बस ये आर्मर का एक पीस ही मुझे इतना ज्यादा डिफेंस प्रोवाइड कर रहा है जितना बाकी लोगों का पूरा आर्मर का सेट भी नहीं देता। फिर एमसी इसकी डिटेल्स में एक और चीज देखता है। इसके अंदर एक इफेक्ट भी है, गिफ्ट ऑफ ब्लैक फ्लेम। इसमें जब भी तुम किसी पे अटैक करोगे या कोई और तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा तो उसके ऊपर ब्लैक फ्लेम की एक लेयर चढ़ जाएगी। इस लेयर को स्टैक किया जा सकता है पूरे 5 लेयर्स तक, और इसकी हर लेयर टारगेट के डिफेंस और एलिमेंटल रेसिस्टेंट को 7% से डिक्रीज कर देती है। पर एमरल्ड या उससे हाई टियर के बॉसेस के लिए इसका इफेक्ट कम होता जाता है। ये देख के क्विंग फेंग कहता है क्या इसके अंदर तो एक स्पेशल इफेक्ट भी है जो टारगेट के डिफेंस और एलिमेंटल रेसिस्टेंट को कम कर देता है। ये तो जो सोल प्यूरिफायर ने पहले ड्रॉप किया था उससे भी ज्यादा यूजफुल है। फिर क्विंग फेंग को इसी लूट के अंदर से एक और स्किल मिलती है, असेसन इंट्यूशन, जो कि देखने में बहुत शानदार लग रही है। इसकी मदद से क्विंग फेंग छुपी हुई यूनिट्स की आउटलाइंस को देख पाएगा। इससे एमसी को लेवल 2 की एंटी स्टेल्थ भी मिलती है। इसे यूज करने के लिए लेवल 13 की लेवल रिक्वायरमेंट है। ये देख के क्विंग फेंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है ये तो एक एंटी स्टेल्थ स्किल है, इसे तो सीधा लेजेंडरी टियर तक इवॉल्व करो। फिर वो इसे 3 बार इवॉल्व करता है, जहाँ इसके 33 इवोल्यूशन पॉइंट लग जाते हैं। उसके पास 97 इवोल्यूशन पॉइंट्स बचे हैं। इसकी असेसन इंट्यूशन एमरल्ड से डायमंड और एपिक टियर से होते हुए लेजेंडरी टियर तक पहुंच जाती है। इससे अब एमसी एक लिमिट तक इनविजिबल यूनिट्स की आउटलाइंस को देख पाएगा। और जहाँ वो पहले लेवल 2 के एंटी स्टेल्थ दे रहा था, अब वो लेवल 5 की एंटी स्टेल्थ देगा। लेजेंडरी तक पहुंचने के बाद इसमें एक नया इफेक्ट भी ऐड हुआ है। इससे एमसी बाकी लोगों की कमजोरियों को और भी बारीकी से देख पाएगा। और ये वीकनेस अटैक करेक्शन को 50% से इंक्रीज कर देता है। ये देखे क्विंग फेंग कहता है लेवल 5 का एंटी स्टेल्थ प्लस 50% वीक पॉइंट अटैक करेक्शन, इसे मेरे गिफ्ट ऑफ लिबरेशन के पैसिव इफेक्ट से मिला है, तो अब ये वीक पॉइंट अटैक करेक्शन 350% हो गया है। मतलब अगर मैं आंख बंद करके भी हमला करूं तब भी मैं अपोनेंट के वीक पॉइंट पे हमला कर सकता हूं। इस फाइट से मुझे अपनी
घोस्ट ब्लर की इंपोर्टेंस पता चली है, तो अभी मेरे पास 97 इवोल्यूशन पॉइंट्स हैं, तो इसे भी लेजेंडरी टियर तक पहुंचा लेते हैं। फिर क्विंगफिंग अपने 80 इवोल्यूशन पॉइंट्स लगा के इसे लेजेंडरी टियर तक पहुंचाता है, जहां उसके पास अब 17 इवोल्यूशन पॉइंट बचे हैं, जिससे एमसी की ये घोस्ट ब्लर स्किल एपिक से लेजेंडरी टियर तक पहुंच जाती है, जहां वो पैसिव इफेक्ट के तौर पे पहले 75% का डॉज रेट देती थी, अब वो 85% का देती है। और एक बार डॉज ट्रिगर होने के बाद तुम हर डैमेज से इम्यून हो जाओगे। डॉज के बाद हर डैमेज से इम्यून होने की बात सुन के एमसी बहुत खुश रहता है, पर तभी इसे पीछे से एक आवाज आती है। पीछे से आनवे चिल्लाते हुए आ रही थी, बॉस बॉस मैं यहाँ हूँ, आपको कौन सी अच्छी चीजें मिली? ये देख के क्विंगफिंग कहता है, आनवे ये औरत तो जरूर किसी डॉग ईयर में पैदा हुई होगी, कहीं से भी सूंघ लेती है और हर बार दो मिलाते हुए आ जाती है। और आनवे एमसी के पास आते हुए कहती है, एक्सपर्ट मैंने पहले रैंकिंग लिस्ट को नहीं देखा था, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि आप एक ही रात में लेवल 13 तक पहुंच जाओगे, ये तो कुछ ज्यादा ही अमेजिंग नहीं है? पीछे से वांगमिंग कहता है कि हमने भी पूरी रात तक मेहनत की, पर फिर भी हम लेवल 11 के आधे ही रास्ते पर हैं। बॉस आप तो सच में कुछ ज्यादा ही तेज हो। वो आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही आनवे इसके माथे में एक घुसा धर देती है और वो कहती है कि बकवास बंद कर, किसने बोला कि एक आदमी तेज होता है? फिर वो खुद शैडो की तरफ मुड़ के उसकी तारीफों के पुल बांधने लग जाती है, जो देख के तो क्विंगफिंग को बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं मिलते। पर क्विंगफिंग भी शब्दों में टाइम वेस्ट करने वाला व्यक्ति नहीं है, वो सीधा सिस्टम को एक्टिवेट करता है और वो कहता है, ये लो मैंने जितने भी आइटम्स को मार्क किया है वो सारे सेल पे हैं और इन सब के प्राइस भी इनके ऊपर मार्क्ड है, तुम्हें चाहिए तो खरीद लो सीधा। जो सुन के आनवे कहती है, बस 45,000 दिन, चलो सब कुछ ही पैक कर दो। फिर डील कंप्लीट होने की नोटिफिकेशन आ जाती है और एमसी कहता है, यहाँ एक और बढ़िया चीज सेल पे है, क्या तुम्हें हाइडआउट्स के बारे में पता है? तो आनवे खुशी से कहती है, हाइडआउट्स, हमने इसके बारे में सुना है कि इस यांगाई सिटी के रूइंस में कहीं पर भी सेफ जोन नहीं है, पर प्लेयर्स हाइडआउट को अपने बेस के तौर पर ऑक्यूपाई कर सकते हैं और एक हाइडआउट के अंदर हम अपने सारे सप्लाईज को स्टोर भी करके रख सकते हैं और किसी क्रिटिकल टाइम पे मॉन्स्टर इन्वेजन्स को भी डिफेंड करने के लिए एक हाइडआउट के अंदर मैजिक डिफेंस बैरियर को भी एक्टिवेट किया जा सकता है। तो क्विंगफिंग कहता है कि अभी तुम्हें बस उन छोटे मोटे हाइडआउट्स के बारे में पता होगा जो बस एक गोल्ड टियर के बॉस को हराने से ही मिल जाते हैं, है ना? तो आनवी बताती है, हाँ पर अभी तक हमारी यांगाई सिटी ऑफिशियल्स को कोई भी हाइडआउट नहीं मिला है, वो तो एक हाइडआउट मैजिक सिटी में है और वहाँ की अथॉरिटीज ने उसको ऑलरेडी टेक डाउन कर लिया है, इसीलिए हमें इसके बारे में एक दो चीजें पता है। जो सुन के क्विंगफिंग अपने हाथों में चर्च सेंचुरी की गोल्डन चमचमाती हुई चाबी निकालता है और वो कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें एक हाइडआउट की कीमत पता होनी चाहिए। मैंने अभी अभी जिस बॉस को मारा उसने ये चाबी ड्रॉप की और ये है चर्च सेंचुरी नाम के हाइडआउट की चाबी। ये हाइडआउट पूरे 800 एकड़्स के एरिया में फैला हुआ है। तुम वापस जाओ और अथॉरिटीज से इसके प्राइस के बारे में डिस्कस करो, फिर मुझे बताना कि तुम इसका कितना प्राइस ऑफर कर सकती हो। तुम्हारा ऑफर देखने के बाद मैं सोचूंगा कि क्या ये तुम्हें बेचना है कि नहीं। पर यहाँ आनी और उसकी पूरी टीम चर्च सेंचुरी के बारे में जान के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, इनकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं और ये जोर से चिल्लाते हैं, क्या ये हाइडआउट 800 एकड़्स का एरिया कवर करता है? और यहाँ आनी मनी मन सोचती है, जो हाइडआउट जितना ज्यादा बड़ा होता है उसकी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होती है और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ही ज्यादा सॉलिड होता है। 800 एकड़्स का एरिया तो काफी है, इतने में हमारी यांगाई सिटी के सारे ऑफिशियल मेंबर्स अपना अपना रूम भी ले सकते हैं और इसमें भी बहुत सारी जगह बच जाएगी। तो आनी अब सीरियस होते हुए कहती है कि क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपने अभी ये बड़ा वाला हाइडआउट कितने में बेचने का प्लान किया है? तो क्विंगफिंग कहता है कि तुम पहले वापस जाओ और अपने हायर अप से इसके बारे में डिस्कस करो, फिर देखते हैं कि तुम अपना क्या प्राइस मुझे ऑफर कर सकते हो। चिंता मत करो, मैं सबसे पहले तुम्हारे ही ऑफर की तरफ देखूंगा। और वो मनी मन सोच रहा था, मेरी पिछली जिंदगी में इतना बड़ा हाइडआउट आराम से 2000 सालों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैन में बिक सकता था। भले ही अभी मुझे इससे थोड़ा कम मिले, पर अगर मैं इसे ऑफिशियल्स को बेचने में सक्सेसफुल रहा तो उससे मिली हुई लाइफ स्पैन और मेरी अभी की लाइफ स्पैन को साथ में मिला दूं तो इतनी तो काफी होगी जिससे मैं सारे स्किल्स और इक्विपमेंट्स और सारी लेवल्स को रियलिटी में एक्सट्रैक्ट कर पाऊं। तो आनी आगे बढ़ते हुए कहती है, ठीक है बॉस, मैं अभी किसी को अरेंज करती हूँ जो ये सारी इन्फॉर्मेशन हायर अप्स तक पहुंचा देगा, पर मैं आपसे एक चीज में मदद मांगना चाहती हूँ। तो एमसी कहता है, हाँ ठीक है बोलो। फिर आनी ऐसे बताती है कि हमें अभी अभी न्यूज मिली है कि डार्क मून टाउन में 7 गोल्ड टियर के बॉसेस एक साथ जमा हुए हैं। इनके चक्कर में बहुत सारे लोग मारे गए हैं, तो अब हम 10 सालों की लाइफ स्पैन को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं ताकि हमें बिग शॉट कोई मदद कर सके। हम अपनी पुरानी मेहनत को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते, तो क्या प्लीज आप इन्हें एलिमिनेट करने में हमारी मदद कर सकते हो? तो क्विंगफिंग भी एकदम सीरियस टोन में कहता है कि 7 गोल्ड टियर के बॉसेस भले ये साथ में ही क्यों ना जमा हो रखे हो, पर ऑफिशियल्स की ताकत के हिसाब से थोड़े समय के बाद इन्हें डेफिनेटली क्लियर किया जा सकता है। पर चूंकि तुम मुझे इनवाइट करने के लिए आई हो तो तुम्हारे सामने जरूर कोई कठिन परेशानी आई होगी, है ना? जो सुन के आनी एकदम जोश के साथ एमसी को चीयर अप करते हुए थम्स अप दिखाती है और वो कहती है कि जैसा बिग शॉट से एक्सपेक्ट किया ही जा सकता है, आपने एकदम सही गेस किया। हमने एक को अलग कर लिया था इन 7 में से और हमने इसको मार भी दिया था, पर थोड़े समय के बाद किसने ये सोचा था कि वो फिर से
से रिवाइव हो सकता है। थोड़ी देर में वो मरा हुआ फिर से जिंदा हो गया और न सिर्फ वो जिंदा हुआ बल्कि सातों के सातों बॉसेस के एट्रीब्यूट्स इतने ज्यादा बढ़ गए कि उन सब ने हमारी पूरी की पूरी टीम को इंस्टेंटली खत्म कर दिया। ये कहानी सुन के तो कैफेंग को भी एक झटका लगता है और वो मनी मन सोचता है ये बॉसेस ग्रुप्स में रहते हैं और ये खुद को रिजरेक्ट भी कर सकते हैं। ये सुन के एमसी के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज का ख्याल आता है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये बस कुछ पपेट्स हैं जिन्हें एंशिएंट गॉड्स के स्टोन टैबलेट के अंदर किसी कर्स स्टोन टैबलेट से बनाया गया हो। अगर इसमें किसी एंशिएंट गॉड की स्लेट इन्वॉल्व है तो मैं इसे किसी भी हालत में मिस नहीं कर सकता। फिर कैंगफेंग इस डील के लिए राजी हो जाता है और उसे एडवांस में ही आन्वे के द्वारा 10 साल की ट्रेडेबल लाइफ स्पैन मिल जाती है। तो कैंगफेंग अब पूरे कॉन्फिडेंस में पीछे मुड़ के आगे बढ़ने लगता है और वो पीछे से कह देता है कि मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स को सेंड कर दो, मैं अभी के अभी वहाँ जा रहा हूँ। तो पीछे से आन्वे भी इसको हाँ करते हुए चीयर अप करने लग जाती है। वो चिल्लाती है कम ऑन बॉस यू कैन डू इट। और एमसी आगे बढ़ते हुए मनी मन सोच रहा था आन्वे तो कितनी डाउन टू अर्थ लड़की है, 7 गोल्ड टियर के बॉसेस के द्वारा ड्रॉप किए हुए आइटम 40 से 50 सालों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैन में बिक सकते हैं और उसने साथ ही साथ मुझे एक्स्ट्रा में 10 साल की ट्रेडेबल लाइफ स्पैन रिवॉर्ड के तौर पे दे दी। कितनी दयालु है ये। वाह यार, अभी थोड़ी देर पहले ही तुम लोगों ने सुना होगा ना, ये बंदा ही कह रहा था ना कि कैसी डॉग जैसी लड़की है, मुझे सूंघते हुए दम मिलाते हुए कहीं से भी आ जाती है। लोग कितनी जल्दी और कितनी आसानी से पलट जाते हैं यार, बस 10 सालों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैन ही तो दी उसने। हाँ, पर मुझे पता है कि तुम लोग नहीं पलटोगे और इस वीडियो को छोड़ने से पहले तुम इस वीडियो पर लाइक ठोक के जरूर जाओगे और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन भी शेयर करते हुए जाना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर लेना। अब हम मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।